नाज़रीन, यमन की जानिब से एक नेक्स्ट लेवल की कैंपेन शुरू कर दी गई है जिसमें अरेबियन सी के अंदर भी जहाज़ों को निशाना बनाया जा रहा है। और अब इन हमलों में एक मुनफरिद बात यह है कि वो स्मॉल बोट्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और जहाज़ को निशाना बनाया गया है और वो इस वक्त गर्क हो रहा है। पूरी तरह से उसको इस तरह से डैमेज किया जाता है कि अब वो जहाज़ है वो गर्क हो रहा है। एक कल निशाना बनाया गया था और एक आज निशाना बनाया गया, और इसके साथ यमन ने इसराइल के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा हमला भी किया है जिसमें 11 रॉकेट्स और ड्रोन्स और मिसाइल जो वो फायर किए गए हैं। तो यमन प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। इसी दरमियान जो है वो Su-35 जो रशियन फाइटर जेट्स हैं, जो ईरान की डील फाइनल हो चुकी है, जनवरी 2025 में ये डील फाइनल हो चुकी है लेकिन डिलीवरी नहीं हुई। तो अब उसके ऊपर भी बात तेज हो गई है और ईरान की जानिब से रशिया को ये बात कन्वे की जा रही है कि वो इसकी डिलीवरी को स्पीड अप करे। और साथ ईरान की चाइना के साथ बात जो है वो भी जारी है। ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उनका इंटरव्यू टकर कार्लसन की जानिब से लिया गया, जो बहुत अहमियत रखता है बयानिए के महाज के ऊपर। एक ऐसे वक्त में जब ईरान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन जारी है, उसको एक नेगेटिव जो है वो पोर्ट्रे किया जा रहा है, तो टकर कार्लसन ने एक बड़ा बोल्ड स्टेप लेते हुए ईरान के सदर का इंटरव्यू किया और अभी वो ऑन एयर कर दिया गया है। एक ऐसे वक्त में जब नेतन्याहू वाशिंगटन का दौरा कर रहा है और एक बार फिर ईरान के खिलाफ हर्जा सराई की जा रही है, तो उस मौके के पर यह इंटरव्यू रिलीज किया गया है। और इसके साथ साथ टकर कार्लसन ने नेतन्याहू को कहा है कि वो इंटरव्यू दे, लेकिन वो इंटरव्यू नहीं दे रहा और इस तरह से वो मजीद एक्सपोज हो रहा है। जो इजरायली पायलट्स हैं जिन्होंने ईरान के ऊपर बॉम्बिंग में हिस्सा लिया, उनको मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं और ये बड़ी हैरानकुन बात है कि उनकी आइडेंटिटी कैसे लीक हुई है, ये इजराइल में शदीद तशवीश है। उनको मैसेजेस लीक हो रहे हैं कि वो निशाने के ऊपर हैं। इसी दरमियान ब्रिक्स का बड़ा पावरफुल रिस्पॉन्स सामने आ रहा है। बड़े पावरफुल वो हिस्टोरिक मेयर्स जो है वो सामने आ रहे हैं जिसमें वेस्टर्न जो डोमिनेंस है उसको चैलेंज किया जा रहा है। ट्रंप ने जो धमकी लगाई है टैरिफ लगाने की, उसका बड़ा सख्त तरीन रद्देमल ब्रिक्स से आया है और चाइना से आया है और ब्रिक्स अपनी उस डायरेक्शन में आगे से आगे बढ़ रही है। फ्रांस के अंदर लॉ सूट फाइल किया गया है कि यहां से जो असलहा जा रहा है इसराइल को, जो ट्रांजिट के जरिए जा रहा है, वो भी मुकम्मल तौर पर रोका जाए। बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ सूट है और लॉयर्स की एक बड़ी तादाद जो है वो इसके अंदर जो है वो शामिल है और इसको सपोर्ट कर रही है। और इसी दरमियान सीरिया के हवाले से एक अजब कारनामा हुआ और यह भी तारीख में याद रखा जाएगा। अमेरिका ने जो नुसरा फ्रंट है जिसको ये लीड कर रहे थे जो अल शरा हैं, और ये जब पहले दाइश में थे अल शरा, फिर उससे वो अलग हो गए और उन्होंने एक नुसरा फ्रंट बना लिया। और नुसरा फ्रंट जो है वो बहुत सारी ऐसी कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा है जिसके कंक्रीट एविडेंस मौजूद है, जो सिविलियंस के खिलाफ कार्रवाइयां करता रहा है। ठीक है, तो नुसरा फ्रंट सब जानते हैं कि उसकी असलियत क्या है। नुसरा फ्रंट एक टेररिस्ट डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन है नहीं बल्कि थी। आज अमेरिका ने नुसरा फ्रंट को उस टेररिस्ट लिस्ट से हटा दिया है। यह एक बहुत बड़ा वाकया है। यानी आप जरा अंदाजा करें कि तालिबान को अभी तक उन्होंने ना रिकॉग्नाइज किया है ना कुछ सपोर्ट किया है, लेकिन चुटकियों में वो शाम में ये सारे इकदाम उठा रहे हैं। अगर हम कहें कि वो अमन के नाम के ऊपर कर रहे हैं, तो फिर ये कितनी बात अजीब सी है कि वो ईरान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पर वो ऐसे भी इकदाम उठाने के लिए तैयार है। तो मकसद अमन नहीं है, मकसद यह है कि उनके इंटरेस्ट कहां पर पूरे हो रहे हैं। तो इस वाकये ने अल शरा के हवाले से चीजों को और भी ज्यादा मशकूक कर दिया है कि कौन सी ऐसी डिमांड्स है जो अमेरिका पूरी करवा रहा है अल शरा से। और वो जाहिर है कि सीरिया के हवाले से जो भी चीजें हुई हैं वो सब अभी पर्दे में हैं। वो सारी जो है वो खुफिया डील्स हैं कि सीरिया का मुस्तकबिल क्या होगा। तो अल नुसरा फ्रंट जिसके हवाले से कंक्रीट एविडेंस है, और अल शरा दाइश में थे और दाइश के बाद वो इसको लीड करते रहे और बहुत सारी कार्रवाइयां हुई, कंक्रीट सबूत मौजूद हैं। अब उसको जो है डिक्लेयर कर दिया गया। हो सकता है कभी वक्त आए तो ये दाइश को भी डिक्लेयर कर दे कि वो भी कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। खैर, ये एक तारीख का आप कह लें कि बड़ा एक तलख तरीन हिस्सा है कि वो अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ भी करते हैं। दूसरी बात यह है कि यमन की जानिब से अगर हम हेडलाइंस आपके सामने रखें तो यमन ने बड़ा ऑपरेशन करते हुए मिसाइल्स, ड्रोन, स्मॉल बोट्स इस्तेमाल किए हैं और एक और जहाज को जिसका नाम मैजिक सी है, इसको निशाना बनाया गया है। और यमन ने कहा है कि ये उस कंपनी से बिलोंग करता है जो इसराइल को सामान पहुंचा रही थी और हमारे क्राइटेरिया को जो है वो वायलेट कर रही थी। इसको हमने हिट किया है और इसमें यूएवीज इस्तेमाल हुए हैं, जिसमें 5 मिसाइल इस्तेमाल हुए हैं, इसके अंदर 3 ड्रोन्स इस्तेमाल हुए हैं
और रॉकेट्स इसके अंदर, मतलब इतना उन्होंने ये बड़ा हमला किया कि वो बस अब डूब रहा है। डायरेक्ट हिट उसको हुई है, कॉजिंग वाटर लीकेज एंड नाउ एट द रिस्क ऑफ सिंकिंग, अब ये बकायदा डूब रहा है। एंड वी हैव अलाउड इट्स क्रू टू डिसएम्बार्क, उसके क्रू को हमने अलाउ किया कि वो लीव कर जाए। और यमन ने जितने भी हमले किए हैं, एक में भी किसी एक शख्स को भी नुकसान नहीं पहुंचा है। और हमारे जो हमले हैं वो जारी रहेंगे, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन द रेड सी एंड द अरेबियन सी, सिर्फ बहरे अहमर के अंदर नहीं, सिर्फ रेड सी के अंदर नहीं, बल्कि हमारे जो हमले हैं वो अरेबियन सी के, बहरा अरब के अंदर भी जारी रहेंगे। तो अब उन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया है कि वो डीप जो है ना वो जाकर हिट करेंगे, जो अरेबियन सी से जहाज जा रहे हैं उनको भी हिट करेंगे। और ये कितना पावरफुल हमला है, 5 मिसाइल इस्तेमाल हुए हैं, रॉकेट्स इस्तेमाल हुए हैं, ड्रोन्स इस्तेमाल हुए हैं, स्मॉल बोट्स इस्तेमाल हुई हैं। और वो बस समझ लें कि वो जैसे ही जाकर हिट किए हैं तो वाटर लीकेज शुरू हो गई है, उसमें आग लग गई है और वो जहाज है वो डूब रहा है। तो ये एक बिल्कुल नया फेज है जिसका आगाज यमन की जानिब से किया गया है। अगली बात यह है कि SU-35 जनवरी 2025 में ईरान की डील फाइनल हो गई। ईरान ने बाकायदा तौर पर उसको अनाउंस कर दिया, लेकिन डिलीवरी नहीं हुई। और अब जब हमला हो गया है तो ईरान को इसकी अशद जरूरत है। और ईरान इस वक्त जो है वो चाइना के साथ बात कर रहा है कि जो J-10C फाइटर जेट्स हैं वो ईरान को डिलीवर किया जाए। लेकिन साथ साथ ताजा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक ईरान रशिया को भी ये बात कन्वे कर रहा है, उनको पुश कर रहा है कि वो SU-35 की डिलीवरी को यकीनी बनाएं। इसलिए एक छोटी सी तनकीद भी यहां से गई है कि आप उनको तो S-400 देते हैं जो अमेरिका के एलाय हैं, लेकिन आप हमें देने के लिए तैयार नहीं। और एक ऐसे वक्त में जब हमारे ऊपर हमला हो चुका है और 2 न्यूक्लियर ताकतों ने हमारे ऊपर हमला किया है और वो दोबारा भी करने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस मौके पर अगर हमारे सपोर्ट नहीं करेंगे, सपोर्ट तो कर रहे हैं लेकिन अब डू मोर करने की जरूरत है। तो ये एक मैसेज यहां से भी जा रहा है। तो बात चल रही है, यानी बात चल रही है SU-35 के हवाले से भी, लेकिन ईरान जो है वो चाइना के साथ भी बात कर रहा है। तो जो ईरानी पायलट्स हैं, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि अच्छा ईरान के पास पायलट्स हैं, तो उनके पायलट्स जो है वो आप समझ लें कि वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों या हफ्तों के अंदर हम चाइना से या रशिया से कोई बड़ी खबर सुने। और ईरान बार बार इन दोनों मुल्कों को ये कन्वे कर रहा है कि इस वक्त उनको अशद जरूरत है और ये जहाज हर सूरत में उनको चाहिए। अच्छा, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी जरा स्टेटमेंट देखिए। ब्रिक्स के हवाले से 2-3 खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। ईरान ने कहा, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने कहा कि हम शुक्रिया अदा करते हैं फॉर द स्ट्रॉन्ग एंड अनइक्वोकल कंडेमनेशन बाय द ब्रिक्स ऑफ द रिसेंट इजरायली एंड यूएस एग्रेशन। ईरान ने शुक्रिया अदा किया है कि ब्रिक्स ने ज्वाइंटली और स्ट्रांगली जिस तरह से इजराइल और अमेरिका की कंडेमनेशन ज्यादा बड़ी बात है, तो इसको कंडेम किया, हम शुक्रिया अदा करते हैं। और अगली बात सुनिए, उन्होंने कहा कि ब्रिक्स जो है अब दुनिया की 40% जो जीडीपी है उसको रिप्रेजेंट करती है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। उन्होंने कहा कि आवर प्लैनेट इज विटनेसिंग हैव नेवर बीन मोर अपेरेंट। एक ऐसी चीज जो आज से पहले हमने विटनेस नहीं की, हमारा पूरा प्लैनेट उसको विटनेस कर रहा है। और वो क्या चीज है? ईरान वेलकम एंड इज डिलाइटेड टू बी द पार्ट ऑफ डॉन ऑफ न्यू इरा। एक नया अहद वो इस वक्त तुलू हो रहा है, जिसको प्यूटन ने कहा था कि ये नई दुनिया ऐसे ही है कि जैसे राइज ऑफ द सन है, ये तुलुए आफ्ताब है जिसको आप रोक नहीं सकते हैं। तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर वेरी इंपॉर्टेंट वो बात कर रहे हैं कि नया अहद जो है वो राइज कर रहा है, वो तुलू हो रहा है। और ये कैसी चीज है जो हमारे प्लैनेट ने इससे पहले विटनेस नहीं की, और हम वेलकम करते हैं इस नए अहद को और इस बात के ऊपर इसको प्राउड करते हैं कि हम इसका पार्ट हैं। तो ये बिल्कुल एक नई दुनिया है जो इमर्ज हो रही है। लेकिन ये बात भी ज़हन में रखिए कि ये नई दुनिया इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ेगी। जाहिर है कि जो पुरानी दुनिया है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो दोबारा से जंगें करेंगे, वो मिलिट्री माइट के जरिए अपना तसल्लुत कायम रखने की कोशिश करेंगे। ये जो ट्रंप ने $1 ट्रिलियन अपना बजट किया है, वो किस लिए किया है? आप आने वाले दिनों में बहुत सारी जंगें देखेंगे। तो अब हम 500 साल के बाद, 400 साल के बाद हम किस सतह के ऊपर पहुंच गए, किस डिसाइडिंग मोड के ऊपर पहुंच गए हैं कि 400 साल के बाद जो ईस्ट की पावर्स हैं वो बाकायदा तौर पर अनाउंस कर रही हैं कि वो वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर को, उसके तसल्लुत को अब चैलेंज कर रही हैं। ठीक है ना? अब बाकायदा तौर पर वो इकट्ठी होकर वेस्ट के सामने खड़ी हो गई हैं। तो ये एक बड़ा
गैर मामूली अहद है जिसको ईरान के फॉरेन मिनिस्टर बात कर रहे हैं और चाइना के प्रेसिडेंट ने बात की, पुतिन ने बात की, इसी बात को सब दोहरा रहे हैं। टर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ब्रिक्स में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं इजराइल के हवाले से, वो जरा सुनने से ताल्लुक रखती हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल वॉर ऑन गाजा अनडज डेकेड्स ऑफ डेवलपमेंट इन मिडिल ईस्ट। ये बड़ी गैर मामूली बात है। वो इस तरह से है कि देखिए कई दहाइयों तक ये जो आइडियोलॉजी है या ये व्यू है, ये परवान चढ़ाया गया कि ठीक है हम इजराइल अब कायम हो गया है, उसको मानना ही अब जरूरी है। और देखें उनका एक ऑर्डर है, उनका एक तसल्लुत है, उनसे लड़ा नहीं जा सकता, हमारे पास वो हथियार नहीं है। ठीक है, ये एक आइडियोलॉजी है जिसको आगे से आगे प्रमोट किया जा रहा है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। और मिडिल ईस्ट ने उसका सबसे बड़ा मुजाहरा हमने अब्राहम अकॉर्ड की सूरत के अंदर देखा। देखें ऐसा तो नहीं हुआ कि अब्राहम अकॉर्ड हुआ और लोग खड़े हो गए, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो वो एक डेकेड्स के पीछे एक बकायदा समझ ले कि एक मुनज़्ज़म कोशिश थी कि लोगों तक ये बात कन्वे की जाए। तो ये जो बात कर रहे हैं कि वो जो डेकेड्स की डेवलपमेंट थी वो अब रिवर्स हो गई है, ये बहुत गैर मामूली बात वो कर रहे हैं कि जो डेकेड्स की डेवलपमेंट थी वो सारी की सारी रिवर्स हो। वो डेवलपमेंट उसकी नहीं कर रहे हैं कोई बिल्डिंग्स बनी, वो डेवलपमेंट की बात, इस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि रीजन जो अंडरस्टैंडिंग के हवाले से आगे बढ़ा था कि देखें पहले जो 30 साल हैं उसमें तो इजराइल को किसी ने नहीं माना, इजराइल के साथ बाकायदा जंगें हुई हैं। तो मिस्र ने सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन की या एक पीस एग्रीमेंट किया, उसके बाद फिर बाकी मुल्क करते चले गए और सबसे बड़ा मुजाहरा अब्राहम अकॉर्ड की सूरत में सामने आया। तो अब वो जो अंडरस्टैंडिंग एक रीजन में कायम हुई थी वो अब रिवर्स हो गई है। तो आप जरा देखिए कि ये जो जनरेशन है जिसने ये जेनोसाइड देख ली है वो इजराइल को तस्लीम करने देंगे? कभी भी नहीं करने देंगे। तो इसलिए ये मामला बहुत गड़बड़ हो गया है इस जेनोसाइड के बाद। इजराइल वॉर ऑन गाजा हैज अनडन decades of development in Middle East and could trigger consequences if aggression is not curbed। और इसके अगर इजराइल को अब ना रोका गया, अब भी ना रोका गया, तो उसके जो consequences हैं वो सबके लिए होंगे। टर्की के फॉरेन मिनिस्टर बात कर रहे हैं। इफ इजराइल एग्रेशन और उसका जो एक्सपेंशन है आर नॉट ब्रॉट अंडर कंट्रोल, अगर इसको लगाम ना डाली गई, द consequences विल बी फेल्ट ग्लोबली। तो इसके असरात सिर्फ हमसायों तक नहीं आएंगे, इसके असरात सिर्फ रीजन तक भी नहीं आएंगे, इसके असरात ग्लोबली आएंगे। और ये वो बात है जो हम पहले दिन से आपके सामने रख रहे हैं कि गजा के असरात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं होंगे, वो सब तक पहुंचेंगे। तो टर्की के फॉरेन मिनिस्टर ये बात कर रहे हैं कि अगर इजराइल को लगाम ना डाली गई तो ये बात भूल जाएं कि ये इजराइल और फलस्तीन का मामला है, इसके असरात ग्लोबली आने वाले हैं। द ट्रेजेडी ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल is now at the center of our discussion on multilateralism। देखें ये जो बातें आप ब्रिक्स में हो रही है ना, एक एक बात बहुत अपने अंदर गहराई रखती है। अब आप जरा इस लाइन को नोट करें, वो कह रहे हैं कि जो फलस्तीनियों के साथ जुल्म हो रहा है, जो फलस्तीनियों की ट्रेजेडी है, ब्रिक्स में इस इजलास में बैठकर और हमारी जो आपस में कम्युनिकेशन हो रही है तमाम रियासतों की, उसका जो मरकज है वो क्या है? फलस्तीनियों की ट्रेजेडी। और जो हम मल्टीलेटरलिज्म की बात कर रहे हैं, जो हम मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, उसकी बुनियाद क्या है? फलस्तीन। तो यह बड़ी गैर मामूली बात है कि वहां पर डिस्कशन ये हो रही है कि अगर फलस्तीन में यह सारा कुछ हो सकता है तो यह लड़ाई क्या है? एक ताकतवर और कमजोर की लड़ाई है। तो अगर वो ताकतवर यानी कि किसी भी कमजोर पर इस हद तक भी जा सकते हैं, तो हम जो मल्टीलेटरल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं कि ये एक सिर्फ एक ब्लॉक नहीं है बल्कि कई ब्लॉक होंगे और वो तसल्लुत वेस्ट का नहीं होगा, तो उसकी बुनियाद फलस्तीन है। ये टर्की के फॉरेन मिनिस्टर बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि सिचुएशन जो है वो सीरियस क्राइसिस तक पहुंच चुकी है फॉर द लेजिटिमेसी ऑफ द इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तमाम इंटरनेशनल इदारे जो सो कॉल्ड ये रोल रखते हैं कि वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी कायम रखेंगे, तो उनकी क्रेडिबिलिटी सबकी खत्म हो चुकी है। मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे सद्दाम हुसैन है या कजाफी हैं या बशार अल असद है, अभी आप देखें सीरिया में यही हो रहा है ना कि बशार अल असद तो बड़ा जालिम था, तो वहां पर उन्होंने जो जवाब रखे या तो दुनिया खामोश हो गई या कुछ कर नहीं सकी, ठीक है, या उसको मान लिया। मिडिल ईस्ट ने भी कहा कि हाँ देखें हमारे यहां भी ये वैसी अभी भी होती रहती है कि अच्छा वो सद्दाम हुसैन के साथ जो हुआ वो उसका जिम्मेदार खुद था, ठीक है, लेकिन ये नहीं कहा जाता कि भाई अमेरिका को किसने हक दिया है। तो वहां पर उन्होंने जो जवाब बनाए वो दुनिया और था, मीडिया और था,
और जो है ना, ये रियलिटीज उस वक्त की इस तरह से खुलकर दुनिया के सामने नहीं थी। जेनोसाइड का तो उनके पास कोई लिजिटिमेसी नहीं ना है। जेनोसाइड की तो दुनिया में किसी के पास कोई लिजिटिमेसी नहीं होती। तो इसलिए वो जो लिजिटिमेसी है तमाम इंस्टीट्यूशंस की, वो सारी की सारी खत्म हो चुकी है इस जेनोसाइड के बाद। तो ये बातें इस सतह के ऊपर वहां पर चली गई हैं। अच्छा, जो लेवरोव हैं, जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बात की है कि जो ट्रेडिशनल पैराडाइम है ग्लोबलाइजेशन का, जिसमें जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं यानी वेस्टर्न जो स्टेट्स हैं वो तसल्लुत रखती हैं, यानी ग्लोबलाइजेशन क्या है कि भाई हम फ्री ट्रेड करेंगे और ये जो सारे ग्लोबलाइजेशन की कनेक्टिविटी होगी, ये होगा वो होगा। तो इसमें असल मफाद कौन लेता है? वही डेवलप्ड स्टेट्स, क्योंकि तसल्लुत उनका है ट्रेड में, वो फॉरेन पॉलिसी में, वो कनेक्टिविटी में, एक एक चीज में इस ग्लोबलाइजेशन में, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज जा सकेंगी तमाम जगहों पर, हर मुल्क में वो जाकर तिजारत कर सकती हैं। तो वो जो तीसरी दुनिया के मुल्क है वहां से तो जाकर उधर नहीं कर सकते, उधर के लोग ही इधर आते हैं ना, और वो निजाम एक ऐसा है कि वो उसी में वो फायदा उठाते हैं। तो लेवरोव ने ये कहा है कि ये जो सारा निजाम है ये अब मुर्दा हो रहा है। ये मैंने सादा अल्फाज में आपके सामने रखा है कि ये जो सारा वेस्टर्न तसल्लुत है, द सो कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन, और उसके अंदर जो सारा निजाम है उनका, ये इस वक्त मुर्दा हो रहा है और दुनिया किसी और अंदाज में अब आगे बढ़ रही है। और जो ट्रंप ने धमकी लगाई उसका जवाब चाइना से आया है। उन्होंने कहा कि चाइनाज फॉरेन मिनिस्ट्री ऑन ट्रंप थ्रेट टू ब्रिक्स, वी स्टैंड अगेंस्ट अ टैरिफ वॉर दैट सर्व्स नो वन इंटरेस्ट एंड वी अपोज द यूज ऑफ टैरिफ एज अ टूल फॉर कोएजन एंड प्रेशर। यानी जिस चीज के खिलाफ ऑलरेडी ब्रिक्स खड़ी है, ट्रंप ने वही बात दोबारा कर दी है। वो खड़े ही इस वजह से हैं कि जो बदमाशी दिखाई जा रही है इसको हम नहीं मानेंगे, और ट्रंप ने दोबारा कह दिया कि जो कोई ब्रिक्स में जाएगा वो एंटी अमेरिकन पॉलिसीज हैं और हम जो है वो मजीद टैरिफ लगाएंगे। इजरायली जो पायलट्स हैं उनको जनाब मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं कि तुम निशाने के ऊपर हो, और इसराइल में बड़ा कंसर्न है कि ये पायलट्स की इंफॉर्मेशन कैसे लीक हो गई, इनकी आइडेंटिटी कैसे लीक हो गई। तो ये काफी खप वहां पर पड़ी हुई है। पहली बार इसराइल जो है वो प्रोपेगेंडा वॉर हार रहा है। इससे पहले उसको इस सतह की प्रोपेगेंडा शिकस्त वॉर के अंदर शिकस्त नहीं हुई। यानी जो वो झूठ बनाते हैं, लेयर अंदर लेयर झूठ की एक होती है उनका पूरा नैरेटिव, पहली बार शिकस्त हो रही है। और उसकी वजह क्या है? ये मॉडर्न वर्ल्ड, इसके मॉडर्न मीडियम्स, जिसमें गजा में बच्चों के ऊपर कैसे बॉम्बिंग हो रही है, वो बरह रास्त वीडियोस दुनिया तक पहुंच रही हैं। तो उसमें देखें, पहले तो एक ही मीडिया था, उसके ऊपर सारा उनका कंट्रोल था, तो वो तो इस तरह से चीजें नहीं चलाते थे। अभी अगर आप देखें ये अखबार और लेगेसी मीडिया, वो तो उन्हीं के नैरेटिव को प्रमोट कर रहा है। लेकिन ये जो मॉडर्न वर्ल्ड का मीडिया है, मॉडर्न मीडिया है, इसने प्रोपेगेंडा फ्रंट के ऊपर पहली बार इजराइल को शिकस्त दी है। और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो सिर्फ आज तक के नहीं है, वो बहुत लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हैं फॉर इजराइल। इजराइल वंस अ मास्टर ऑफ नैरेटिव वॉरफेयर नाउ फेसेस एडवर्सरीज इट कैन नॉट डिफीट। वॉरफेयर का, नैरेटिव का, प्रोपेगेंडे का मास्टर कहलाने वाला इजराइल पहली बार जो है वो एक ऐसे मोड़ पर आ गया है कि वो शिकस्त खा रहा है। और फिर वो कहते हैं कि रॉ, अनफिल्टर्ड and undeniable images have a far greater impact than any news conference or official speech। ये जो गजा से रॉ, अनफिल्टर्ड, अनडिनाइबल जो फुटेजेस और वीडियोस जा रही हैं, बम गिर रहे हैं, सबको नजर आ रहा है कि ये ओरिजिनल वीडियो है, तो ये डिनाई नहीं की जा सकती हैं। तो इसको रद्द नहीं किया जा सकता एक स्पीच कर देने से, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने से। पहले तो ये था ना कि ऐसी चीजें मीडिया पर चलती थी और वो भी रिस्ट्रिक्ट करके चलाई जाती थी, तो आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वो एक शिकस्त हो रही है। दूसरी बात यह है, अल जज़ीरा ये लिख रहा है कि नेतन्याहू इस वक्त दो चीजों के ऊपर काम कर रहा है। एक, वो ये चाहता है कि इस मंथ के एंड तक कोई बड़ा फैसला हो ही ना। और वो क्यों चाहता है? जो इजरायली नाज़िन पार्लियामेंट है वो रिसेशन के अंदर चली जाएगी इस मंथ के एंड तक, तो फिर नेतन्याहू की गवर्नमेंट को कोई भी नहीं गिरा सकता, क्योंकि पार्लियामेंट ही समझ लें रिसेशन के ऊपर चलेगी, पार्लियामेंट का इजलास नहीं होगा तो गिराएंगे कैसे? तो एक तो नेतन्याहू ये चाहता है कि वो एंड तक चला जाए। दूसरा, वो ये चाहता है कि उसको ईरान पर दोबारा हमले की जो है वो ग्रीन लाइट मिले और गजा में उसकी जारियत जो है वो जारी रहे। इजरायली स्पिन सीज फॉर होप्स ऑन यूएस प्रेशर ऑन प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू। इजरायली जो हैं सेटलर्स वो चाहते हैं कि सीज फायर हो जाए, लेकिन इसके दो गोल्स हैं। नेतन्याहू इज डूइंग टू थिंग्स
और वो मैंने आगे आपको बता दिया है कि इस मंथ के एंड तक मामले को खींचना, और दूसरा कि ईज ऑन गोइंग बैक टू वॉर ऑन गाजा, ऑन ईरान, ऑन लेबनान एंड नॉर्मलाइजिंग रिलेशन विद नेबर्स इन द रीजन। नॉर्मलाइजेशन भी हो जाए और गजा, लेबनान और ईरान इन सब के ऊपर जंग भी दोबारा से शुरू की जा सके और आगे बढ़ाई जा सके, ये नेतन्याहू के गोल्स हैं। अब इसमें वो कितना कामयाब होता है या नहीं, ये बहरहाल देखेंगे। लेपर्ड जो है इजरायली ऑपोजिशन मिनिस्टर, उसने कहा है कि इलेक्शन की अब इजराइल को जरूरत है। फ्रांस के अंदर एक बड़ा अहम तरीन लॉ सूट जो है वो फाइल हुआ है। फ्रांस जूरिस्ट अपील टू जज टू स्टॉप मिलिट्री शिपमेंट टू इजराइल। ये फ्रांस से बजरिया ट्रांजिट जो है वो जारी है, जो मिलिट्री सपोर्ट है। ये एल्बर्ट एक सिस्टम है, एल्बर्ट सिस्टम जो है वो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है जो यहां से यूरोप से असलहा जो इजराइल को जा रहा है। इसमें स्वीडिश कंपनी है, जर्मनी है, बाकी सारे द मेन आर्म सप्लायर टू इजरायली आर्मी। ये एल्बर्ट सिस्टम जो है ये मेन सप्लायर है इजरायली आर्मी का। प्लेज अ सेंट्रल रोल इन करंट वॉर इंक्लूडिंग इन द गाजा स्ट्रिप। फ्रेंच अथॉरिटीज टू पॉसिबली कंप्लिसिट इन इंटरनेशनल क्राइम्स। तो जो लॉ सूट फाइल हुआ है उन्होंने कहा कि फ्रांस इसमें फिर जिम्मेदार है कि यहां से अगर असलहा जा रहा है, यानी वो उनकी बंदरगाहें, उनके एयरपोर्ट्स इस्तेमाल होते हैं, ट्रांजिट होता है यहां से, तो वो लॉ सूट फाइल हुआ है कि यहां से कोई असलहा नहीं जाएगा और ये फ्रांस की अथॉरिटीज इसकी जिम्मेदार हैं, कंप्लिसिट हैं इंटरनेशनल क्राइम्स के अंदर। तो ये काफी वहां पर बड़ा फेमस केस इस वक्त शुरू हो गया है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि टकर कार्लसन ने जो इंटरव्यू किया था वो ऑन एयर उन्होंने कर दिया कुछ देर पहले, और बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है। 28 मिनट का ये इंटरव्यू है और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हुए हैं, तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हुए हैं, और 2-4 मैं आपके सामने रखता हूं। यानी जब नेतन्याहू का दौरा हो रहा है और एक बार फिर प्रोपेगेंडा ईरान के खिलाफ किया जा रहा है, तो उस वक्त एक तो ईरान के प्रेसिडेंट ने पहली बार यह बात की है कि उनको असैसिनेट करने की कोशिश की गई। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ईरान के प्रेसिडेंट ने कंफर्म किया कि उनको असैसिनेट करने की कोशिश की गई है, मगर इजराइल फेल हुआ। और फिर उन्होंने कहा, अमेरिकन लोगों को मुखातिब किया कि अमेरिका को ईरान के साथ वॉर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए और इसमें अमेरिका का कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये नेतन्याहू की फैलाई हुई जंगें हैं, एंड ही सीक्स टू डिस्ट्रॉय रीजन, एंड हाउ कैन वी ट्रस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स दैट इट विल नॉट अलाउ इजराइल टू अटैक अस अगेन ड्यूरिंग नेगोशिएशंस। वो कह रहे हैं कि अब वो ट्रस्ट नहीं रहा, और अगर हम दोबारा नेगोशिएशंस में अमेरिका के साथ जाते हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि हम नेगोशिएशन में होंगे और अमेरिका इजराइल को दोबारा ग्रीन लाइट नहीं करेगा हमारे ऊपर हमला करने के लिए। और उन्होंने ट्रंप को मैसेज दिया इस इंटरव्यू में, इज केपेबल ऑफ लीडिंग द रीजन एंड द वर्ल्ड टुवर्ड पीस एंड इटर्नल वॉर्स। या तो एक बड़ी लंबी जंगों की तरफ ट्रंप दुनिया को ले जाएगा, लेकिन उसमें यह सलाहियत है कि वो पीस की तरफ भी लेकर जा सकता है, तो उसको ये वाला रास्ता लेना चाहिए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत अहमियत है। और टकर कार्लसन ने बड़ा बोल्ड स्टेप यहां पर लिया। टकर कार्लसन जब बहुत इन्फ्लुएंस रखते हैं पब्लिक ओपिनियन के ऊपर। अच्छा, इधर एक बड़ा वाकया हुआ, नुसरा फ्रंट को उन्होंने जनाब हटा दिया है, लेकिन इसके साथ ही खबर देखिए, इजराइल डीपन्स इनकरियन इन सीरियाज क्वेंत्रा रीजन। इजराइल जो है वो चुपके से आगे जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, चुपके से वो आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा है। अल-शरा को वो कभी नुसरा फ्रंट हटा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा वाकया, यानी वो कहते हैं हम पीस के नाम के ऊपर कर रहे हैं। तो ये कैसी अजब बात है कि ईरान के लोगों को वो खाने जंगी में धकेल रहे हैं, डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, लेकिन यहां पर वो ऐसे बड़े बड़े इकदाम उठा रहे हैं। तो ये सब जो है ना एक खेल है, ये वेस्टर्न पावर्स का एक खेल है, जहां पर उनके जो इंटरेस्ट होते हैं इसी यानी कि अल-शरा के ऊपर पहले हेडमनी रखी, फिर उसको ट्रेन किया, फिर उसको लाकर इक़्तिदार में बिठा दिया, अब वो ये सारे इकदाम उठा रहे हैं। तो ये इसमें देखना जरूरी है कि पीछे असल खुफिया मकासद क्या है। ये इस वक्त की नाज़रीन ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर की। देखते हैं मामलात किस तरफ जाते हैं, अगले घंटे काफी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।